नमः शिवाय साथियों। आप सबका स्वागत है इस नए लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ कल्चर एंड टेक्नोलॉजी इन शेपिंग द कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो बेसिकली जितना भी अभी तक इवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम द अर्ली ह्यूमन बींग्स टू द 21st सेंचुरी, जहाँ पे अभी हम लोग रह रहे हैं, इस पूरे के पूरे इवोल्यूशन में व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, वो हम डिस्कस करें। एंड काफी एक इंटरेस्टिंग ये लेक्चर होगा, क्योंकि बेसिकली आइडिया यही है कि वी हैव बीन इवॉल्विंग एज ह्यूमन बीइंग्स। सी अर्लियर वी वेर एप्स, इजंट इट, लाइक चिंपांजी, गोरिल्ला, है ना। एंड हम एप से वी गॉट इवॉल्व इनटू ह्यूमन बीइंग्स, जहाँ पे कि हमने अपने हाथों का प्रयोग करना सीखा, बाईपेडलिज्म। क्योंकि पहले होता क्या था कि हम लोग चार पैरों पे चलते थे, फिर ये जो एप्स थे ये दो पैरों पे चलने लग गए, तो इनके हाथ फ्री हो गए। और जब हाथ फ्री हो गए तो हमने हाथों का इस्तेमाल करना सीखा फॉर हंटिंग, जिससे कि अपने को अच्छा अच्छा पोषण मिलने लग गया। बिकॉज हंटिंग करने से या फिर जो पेड़ों में फल वगैरह होते हैं वो हम तोड़ने सीख गए, उसको तोड़ तोड़ के खाना सीख गए, तो अच्छा न्यूट्रिशन हमने इंटेक करना सीखा, जिसकी वजह से जो हमारा ब्रेन है वो डेवलप हुआ। एंड वी इवॉल्व एज ह्यूमन बींग्स फ्रॉम एप्स, वी इवॉल्व एज ह्यूमन बींग्स, जहाँ पे कि हमारा जो सोचने की शक्ति है वो बढ़ी। एंड हमने हमारा जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है वो भी इट गॉट इवॉल्व। एंड वहां से फिर हम लोगों ने टेक्नोलॉजी एंड कल्चर में भी इवोल्यूशन किया। क्योंकि हुआ ऐसा ना कि पीपल स्टार्टेड लिविंग टुगेदर, सोसाइटीज का फॉर्मेशन हुआ। वो ऐसे हुआ क्योंकि वो ऐसा था कि जो ऑपोजिट जेंडर्स हैं दे गॉट अट्रैक्टेड विद ईच अदर, लाइक मेल एंड फीमेल, एंड दे डिड फिजिकल बॉन्डिंग, उनके बच्चे हुए। अब डेफिनेटली बच्चों से पेरेंट्स को लगाव होता है, सब लोग साथ में रहने लग गए। फिर बच्चों के बच्चे हो गए तो बड़ी बड़ी फैमिलीज बन गई, सब साथ में रहने लग गए। अब हुआ क्या कि फिर ये जो फैमिलीज थी, ये फैमिलीज भी लाइक मल्टीपल फैमिलीज एक साथ रहने लग गई बिकॉज ऑफ द सोशल सिक्योरिटी। क्योंकि भाई पहले के जमाने में वाइल्ड एनिमल्स अटैक कर देते थे ना, या एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, बहुत जोर से बारिश हो गई या तूफान आ गया तो वो घबरा जाते थे। तो जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे तो देयर वाज अ सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी, जिसकी वजह से लोग समूह में रहना शुरू कर दिया, लोग झुंड में रहने लग गए, कम्युनिटी कम्युनिटी बनने लग गई, सोशल कम्युनिटी, सोसाइटीज बनने लग गई, जहाँ पे कि मल्टीपल फैमिलीज एक साथ रहने लग गई। एंड वहां से आपका कल्चर का कंसेप्ट आया, क्योंकि ये जो समूह एक साथ रह रहा है वो एक ही कॉमन बिलीफ सिस्टम में, लाइक इट वाज empowered, like it held the common belief system, the common eating habits, the clothes they wear, the beliefs they had, their lifestyle, they had a common lifestyle। and उस तरीके से डिफरेंट हम अपने को सोसाइटीज या कम्युनिटीज देखने को मिली, जहाँ पे कि वो डिफरेंट तरीके से रह रहे हैं, बेस्ड ऑन द geographical conditions, also based on the weather conditions, so many factors are influencing that। एंड वहीं से तो कल्चर का इवोल्यूशन हुआ। बिकॉज व्हाट इज कल्चर? कल्चर का मतलब है लाइफस्टाइल, सोशल बिहेवियर, उसके जो सोशल बिलीव्स है दैट इज द कल्चर। उसका जो लाइफस्टाइल है, उसका जो वो क्या खा रहा है ना, ईटिंग हैबिट्स, उसका कपड़े पहनने का तरीका, दैट ऑल कम्स अंडर द कल्चर। उसका उसका रहने का तरीका, दैट इज द कल्चर। तो ये जो कल्चर है ये इवॉल्व हुआ समय के साथ साथ, क्योंकि समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हुई। टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई? पहले के लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे, तो उनका कल्चर एकदम अलग था। उनका कल्चर में हंटिंग वाला कल्चर था, जहाँ पे कि वो खाना अपना बंदोबस्त करने के लिए हंटिंग करते थे। बट जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी का मतलब है कि एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू अचीव समथिंग, है ना। तो जो भी साइंटिफिक नॉलेज है उसको मैं अप्लाई करके कुछ अच्छा चीज बनाता हूँ या क्रिएट करता हूँ, दैट इज टेक्नोलॉजी। तो लोगों ने क्या किया, फार्मिंग का आविष्कार किया, एग्रीकल्चर का। वो लोग उगाना सीख गए, जिसकी वजह से उनका कल्चर भी इवॉल्व हो गया। फ्रॉम हंटिंग कल्चर दे शिफ्टेड टू एग्रीकल्चर। एंड फिर धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस का इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, कल्चर भी इवॉल्व होता गया।
तो इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये जितना भी अभी तक हमने अपनी जो भी जर्नी करी है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस एग्जिस्टेंस और फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, अगर मैं लाइफ ऑन अर्थ की बात करूं तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ टू द करेंट डे जो भी हमने इवोल्यूशन किया है, तो हम कल्चरल इवोल्यूशन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, द रोल ऑफ कल्चर इन शेपिंग दिस इवोल्यूशन एंड द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड ऑल्सो वी विल लुक एट द इंटर रिलेशन बिटवीन कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी हमने देखा कि टेक्नोलॉजी ने कल्चर को इन्फ्लुएंस किया और कल्चर ने टेक्नोलॉजी को इन्फ्लुएंस किया। तो काफी इंटरेस्टिंग ये लेक्चर होगा जहाँ पे कि अपने को काफी कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी। एंड यूपीएससी में इसका क्या रेलेवेंस है, तो यूपीएससी में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो आज हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में ह्यूमन एवोल्यूशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कैसे ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुए विद टाइम, कैसे कल्चर इवॉल्व हुआ, कैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुआ। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक as like in terms of UPSC and in terms of GS paper 1, that is history and Indian society। तो वहां पे ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एंड बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग हमारा जो इंटेंशन होगा वो होगा आंसर राइटिंग। तो जो भी हम डिस्कस करेंगे मैं बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, उन पॉइंट्स को आप अपने आंसर्स में अपने हिसाब से लिख पाओगे, क्योंकि हमारा जो लेक्चर होगा उसका मेन गोल यही होगा कि हम लोग कंसेप्ट्स को समझेंगे, सारे कंसेप्ट्स को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, फील करेंगे, वी विल फील द कंसेप्ट्स एंड सो दैट आप उसको अच्छे से समझो, उसको अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी एंड अपने हिसाब से आप उसको यूज कर पाओ अपने आंसर्स में। यू कैन गेट अ गुड सब्सटेंस, गुड पॉइंट्स फॉर योर आंसर राइटिंग। That will be the intention of this lecture. So let us get started with today's lecture. So in today's lecture, we will discuss this model question. So the question is, analyze the role of culture and technology in shaping the course of human history. So what is the role of culture and what is the role of technology in the human evolution? जितना भी अभी तक evolution हुआ है, जो भी अभी तक की human history है ना, जो भी हमने evolution देखा है, आज हम जिस मूवमेंट में हैं, जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, जो इवोल्यूशन हुआ है उसमें कल्चर का क्या रोल है एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, वो अपने को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट लेट अस आइडेंटिफाई सम की डायमेंशंस। तो मैं पहले कुछ की डायमेंशंस आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड फिर उन डायमेंशंस को हम काफी डीप लेवल पे डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन वी विल बी लुकिंग एट कल्चर्स इन्फ्लुएंस। जो भी अभी तक इवोल्यूशन हुआ है उसमें कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस है, कल्चर का क्या रोल है, दैट वी विल लुक एट। देन वी विल बी लुकिंग एट टेक्नोलॉजीज इम्पैक्ट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। अभी तक जितना भी इवोल्यूशन हुआ है उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है वो हम डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल बी लुकिंग एट इंटरप्ले ऑफ कल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये जो कल्चर है एंड टेक्नोलॉजी है ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक टेक्नोलॉजी हैज अ रोल और टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसेस द कल्चर एंड कल्चर इन्फ्लुएंसेस द टेक्नोलॉजी। तो इंटरप्ले ऑफ कल्चर एंड टेक्नोलॉजी इसको हम डिस्कस करेंगे एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। यू विल गेट वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स इन दिस एंड इन द एंड वी विल कंक्लूड दिस लेक्चर विद अ कंक्लूजन। सो दीज आर द लाइक की थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर, जहाँ पे कि हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस है इन ह्यूमन इवोल्यूशन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी in the human evolution, then the interplay of culture and technology, and finally the conclusion. So सबसे पहले let us look at the introduction. सबसे पहले हम लोग कल्चर का मतलब समझते हैं एंड टेक्नोलॉजी का मतलब समझते हैं। डेफिनेटली कल्चर हम कहते हैं कि हाँ कल्चर तो मुझे पता है क्या होता है, टेक्नोलॉजी मुझे पता है क्या होता है, टेक्नोलॉजी तो मैं कितनी सारी टेक्नोलॉजी रोज यूज करता हूँ, बट फिर भी एग्जैक्ट मतलब क्या है टेक्नोलॉजी का अगर मैं आपसे पूछूं तो यू माइट गेट ब्लैंक। या अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कल्चर, यू माइट नॉट नो दैट। तो सबसे पहले हम लोग कल्चर का एग्जैक्ट मतलब क्या है वो देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चर? आप आर्ट एंड कल्चर की बात करते हो तो व्हाट इज द कल्चर इन दैट? सो कल्चर का मतलब होता है इन लेमैन टर्म्स इट इज सोशल बिहेवियर।
मतलब कि जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, हाउ दे आर बिहेविंग इन अ सोसाइटी, दैट कैन बी अ कल्चर। एंड जब मैं सोशल बिहेवियर की बात करता हूँ तो यहाँ पे काफी सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे एस्पेक्ट आता है बिलीफ सिस्टम, यहाँ पे एस्पेक्ट आता है बिलीफ सिस्टम, क्योंकि अलग अलग सोसाइटीज का अलग अलग बिलीफ सिस्टम है। एंड यहाँ बिलीफ सिस्टम से ही तो आपका रिलीजन का ओरिजिन हुआ। आज अगर कोई बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा है तो ही इज बिलीविंग इन लॉर्ड लाइक गौतम बुद्ध, और इफ somebody is following Christianity, he is believing Lord Jesus Christ. So the religion का जो बेस है, फाउंडेशन है, that is the belief system, not religion also, but जो भी सोशल बिहेवियर है, आज कोई भी इंसान कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो उसमें बिलीफ सिस्टम का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है। लाइक अगर हम ये देखते हैं कि कोई क्या कहते हैं कि भगवान को प्रसाद चढ़ा रहा है, उसका एक बिलीफ सिस्टम है। कोई पूजा पाठ कर रहा है तो उसका एक बिलीफ सिस्टम है, इजंट इट? जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है आज, एंड दैट बिहेवियर, दैट एक्टिविटी विच ही इज डूइंग, दैट्स अ पार्ट ऑफ हिज कल्चर। अगर मैं हिंदू कल्चर की बात करूं तो हिंदू कल्चर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भोग लगाते हैं भगवान को। दैट इज अ सोशल बिहेवियर विच वी एग्जिबिट, वेर before eating we serve the whatever food we have cooked, we offer it to the god, then we will consume it as prasad. So that is our belief system and that is what the tradition we follow. तो जब भी हम कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर मतलब सोशल बिहेवियर, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हैं, उनका सोशल बिहेवियर क्या है। सोशल बिहेवियर के क्या क्या कंपोनेंट्स है? बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम ड्राइव्स द सोशल बिहेवियर। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ये कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस जो है ये पूर्वजों से ये जो नॉलेज है ये ट्रांसफर होता आ रहा है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसको हिंदी में आप कहोगे रीति रिवाज। आज हम कितने सारे रीति रिवाज फॉलो करते हैं, एंड अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। अगर आप साउथ इंडिया जाओगे तो साउथ इंडिया में भी कितनी डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज हैं, कितनी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज हैं। हर कम्युनिटी का अपना अलग रीति रिवाज है। अगर मैरिज की बात करें, अगर हम शादी की बात करें तो शादी का में भी कितने सारे अलग अलग रीति रिवाज हैं। वेस्ट बंगाल में शादी अलग तरीके से होती है, साउथ इंडिया में शादी अलग तरीके से होती है, नॉर्थ इंडिया में जो शादी है वो डिफरेंट तरीके से होती है, पंजाबी में शादी डिफरेंट तरीके से होती है, गुजराती कम्युनिटी में शादी डिफरेंट तरीके से होती है। सो दीज आर द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस विच हैव बीन कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस। अब जो बंगाली में शादियां होती है उनका जो भी ट्रेडिशन था वो इट इज बिन कैरिड फॉरवर्ड, एंड उनका वो एक कल्चर है। जिस तरीके से वो शादी कर रहे हैं दैट इज देयर कल्चर, वॉट एवर एक्शन दे आर परफॉर्मिंग दैट इज देयर कल्चर। सो कल्चर इज सोशल बिहेवियर, ह्यूमन बींग्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, सोसाइटी में कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनकी कम्युनिटी एज अ होल वो कैसे बिहेव कर रही है, वो क्या रीति रिवाज फॉलो कर रही है, उनका क्या बिलीफ सिस्टम है, दैट इज द कल्चर। तो मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया, बाकी अभी हम कल्चर को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। कल्चर का जब हम इन्फ्लुएंस डिस्कस करेंगे, द रोल ऑफ कल्चर इन ह्यूमन इवोल्यूशन, तो आपको और अच्छे से कल्चर का फील आएगा। बट अभी एक बेसिक आइडिया जरूर आपको लगा होगा। जब भी मैं कल्चर की बात करूंगा तो मैं सोशल बिहेवियर की बात करूंगा। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सोसाइटी में या एज अ कम्युनिटी वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, व्हाट आर द एक्शंस दे आर परफॉर्मिंग, व्हाट आर द रीति रिवाज दे आर फॉलोइंग, what are the belief system they are holding, that is the culture, that is their culture, that is the culture they are following. इसी तरीके से we have technology। तो टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है उसको समझते हैं। एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, दैट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो भी साइंटिफिक नॉलेज हमको रियलाइज हुआ है, जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल साइंटिफिक नॉलेज का हमको रियलाइजेशन हुआ है उसको हम अप्लाई करते हैं टू क्रिएट समथिंग न्यू, है ना। वी अप्लाई टू सॉल्व सम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, वी अप्लाई दोज नॉलेज फॉर सम प्रैक्टिकल पर्पस टू क्रिएट न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू टेक्निक्स, दैट इज टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, जब अर्ली ह्यूमन बीइंग ने हाथ का इस्तेमाल करना सीखा, क्योंकि पहले तो वो हाथ का इस्तेमाल चलने के लिए करता था ना, फोर लेग्स। फिर जब वो दो पैरों में चलना सीख गया तो उसके हाथ फ्री हो गए, बाइपेडलिज्म। तो फिर उसने क्या किया, नई नई टेक्निक आजमाई। उसने पत्थर को घिसना सीखा, उसने देखा कि अच्छा पत्थर को घिसते हैं तो आग निकलती है,
तो उसने एक नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी उसने बना दी, जहां पे कि पत्थर को घिस के वो आग प्रोड्यूस कर रहा है, एंड फिर उस आग से वो मल्टीपल चीजें, उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। या उन्होंने पहियों का आविष्कार कर दिया, व्हील, एंड व्हील को जोड़ के उन्होंने एक बुलक कार्ट, है ना, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी बना दी, जहाँ पे कि उनकी ट्रैवलिंग इजी हो गई, उनको एफर्ट कम लगाना पड़ा। तो वो एक साइंटिफिक नॉलेज का उन्होंने यूज किया ना, जो भी रोटेशनल मोशन है, जो फिजिक्स के कंसेप्ट हैं। हालांकि दे वर नॉट अवेयर ऑफ दोज कंसेप्ट, उन्होंने तो हिट एंड ट्राई किया, बट दे हैव अप्लाइड द साइंटिफिक नॉलेज इग्नोरेंटली टू अचीव सम गोल। सो दैट इज टेक्नोलॉजी, इजंट इट? तो इसी तरीके से बहुत सारे लाइक जितना भी अभी हमारा इवोल्यूशन हुआ है, वहां पे टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कितनी सारी हमने टेक्निक्स खोजी, कितनी सारी डिस्कवरीज किए, कितने सारे इन्वेंशंस किए। हर एक इन्वेंशन हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन इवोल्यूशन। इट हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन द हिस्ट्री। उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो टेक्नोलॉजी का भी थोड़ा फील आया अपने को क्या होता है। तो डेफिनेटली कल्चर एंड टेक्नोलॉजी हैज प्लेड अ इमेंस रोल इन द ह्यूमन इवोल्यूशन। तो अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा, तो इंट्रोडक्शन में हमने कल्चर क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होता है, थोड़ा सा उसको समझा। अब हम रोल ऑफ कल्चर डिस्कस करेंगे, कल्चर्स इन्फ्लुएंस इन द ह्यूमन इवोल्यूशन, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट डायमेंशन है इसके अंदर, दैट इज शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीव्स। कल्चर का मतलब ही यही होता है, शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीव्स। तो हुआ क्या, समय के साथ साथ ये जो बिलीफ सिस्टम है लोगों का, वो बदलता गया, एंड इट लेड टू द इवोल्यूशन। जो भी ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, उसमें शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीफ प्लेड अ इमेंस रोल। जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो चेंज होता गया, वो बदलता गया समय के साथ साथ, क्योंकि समय के साथ साथ उनकी अवेयरनेस बढ़ती गई। क्योंकि पहले इन द बिगिनिंग दे वर ओनली कंसर्न अबाउट गेटिंग फूड। पहले उनका एक ही कंसर्न था कि बस कैसे भी करके पेट भर जाए। बट फिर उन्होंने हंटिंग करना सीखा। जब हंटिंग करना सीखा, तो जब भी उनको भूख लगती थी वो हंट करते थे, खाते थे, उनके पास काफी समय बचने लग गया। फिर उस जो उनको फ्री टाइम मिलने लग गया, उस टाइम में वो चिंतन करने लग गए, वो ऑब्जर्व करने लग गए सराउंडिंग को, वो चिंतन मनन करने लग गए। एंड वो जो चिंतन मनन है, उससे फिर उनको कुछ ज्ञान की अनुभूति होने लग गई। दे वर एबल टू रियलाइज द वर्किंग द सराउंडिंग, सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है। एंड उसी से तो फिर उनकी अवेयरनेस बढ़ती गई। दे स्टार्टेड रियलाइजिंग, एंड वो जो रियलाइजेशन है वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, एंड उनका बिलीफ सिस्टम चेंज होता गया विद दैट रियलाइजेशन। एंड जो नॉलेज वो गेन करते गए, वो जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रांसफर करते गए। एंड इस तरीके से इवोल्यूशन आपका एक दिशा लेते लेते गया, है ना। तो शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीव्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पे बेसिकली शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स, कल्चर का मतलब यही होता है ना, शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। जब भी मैं कल्चर की बात करूंगा, मैं सोशल बिहेवियर की बात करूंगा। जब भी मैं सोशल बिहेवियर की बात करूंगा, तो मैं शेयर्ड वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस की बात करूंगा। एंड अलग अलग कम्युनिटी के लोगों में ये अलग अलग है। एंड दिस प्रोवाइडेड फ्रेमवर्क फॉर सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो हुआ क्या कि जो कॉमन बिलीफ, सेम बिलीफ वाले लोग हैं, वो एक साथ होना शुरू हो गए। दे स्टार्टेड बिकमिंग द पार्ट ऑफ सेम कम्युनिटी, है ना। एंड इस तरीके से सोशल ऑर्गेनाइजेशंस अपने को देखने को मिले। लाइक अ कम्युनिटी स्टार्टेड बिकमिंग बिग एंड बिग एंड बिग। ऑल द पीपल, वो लोग क्या करते थे, एक कॉमन ट्रेडिशन, उनके रीति रिवाज, सेम रीति रिवाज होते थे। उनका खाने का तरीका, उनका कपड़े पहनने का तरीका, उनका लाइफस्टाइल, उनका सोशल बिहेवियर, इट वाज सेम। इस तरीके से अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशंस अपने को देखने को मिले। पीपल स्टार्टेड यूनाइटिंग विद ईच अदर, एंड इट लेड टू द इवोल्यूशन, कॉपरेशन। लोगों में कॉपरेशन देखने को मिला। क्योंकि ऐसा होता है ना कि लेट अस सपोज आप किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, तो अगर आप किसी नए प्लेस में जाते हो और वहां पे अगर आपको वो कम्युनिटी के लोग मिलते हैं, अपने कम्युनिटी के लोग, तो एक अलग ही आपको बॉन्डेज मिलता है ना। यू कैन वेरी इजीली जेल अप विद देम। एक अपनापन आपको लगता है कि यार ये, लाइक अगर कोई मारवाड़ी है, अगर कोई मारवाड़ी उसको मिलता है, तो वो कहते नहीं तो अपना ही बंदा है कि नहीं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो एक कॉपरेशन हुआ बिकॉज ऑफ दिस कल्चर, है ना, बिकॉज ऑफ दिस सोशल ऑर्गेनाइजेशन।
एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो ये जो भी शेयर्ड बिलीफ सिस्टम था, शेयर्ड वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशन, लाइक जो लोग, एक तरीके के लोग एक साथ होने लग गए, तो उनके बीच में फिर लड़ाइयां भी नहीं हुई, है ना। वो एकदम भाईचारा उनके बीच में आ गया, एंड उनके बीच में लड़ाइयां भी नहीं होती थी फिर। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत इजीली, अगर कुछ अनबन होती भी थी तो बहुत इजीली वो रिजॉल्व हो जाता था। एंड इट हैज लेड टू द लाइक इट इन्फ्लुएंस द ह्यूमन एवोल्यूशन। एंड उसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है ना कि अगर आप भारत को देखो, इंडिया को देखो, तो इंडिया में इतनी सारी कम्युनिटीज हैं और वो थ्राइव कर रही है। अगर आप महाराष्ट्र में जाते हो तो मराठी मराठी स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है उसमें भी कितनी कम्युनिटीज आपको दिखेगी, और वो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। अब पारसी कम्युनिटी आप देख लो, पारसी कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। अब पारसी कम्युनिटी को अगर आप वॉच करते हो तो वहाँ के लोग एक कल्चर फॉलो करते हैं ना, उनका कपड़े पहनने का तरीका अलग है, वो एक अलग तरीके की टोपी पहनते हैं, वो अलग तरीके के त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, उनका खाने का तरीका अलग है। एंड जितने भी पारसी लोग हैं वो सारा का वो सबके सब वो ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, उनके रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। दैट इज द कल्चर। तो ये जो कल्चर है, जो कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस रहा है इन द ह्यूमन इवोल्यूशन, कल्चर वॉज रेस्पॉन्सिबल इन डाइसेक्टिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन इनटू सोशल ग्रुप्स। क्योंकि अभी अगर हम पूरी दुनिया को देखें तो कितने सारे सोशल ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे कि आपको मारवाड़ी कम्युनिटी देखने को मिलेगी, वहां वहां पे आपको ठाकुरों की कम्युनिटी देखने को मिलेगी। साउथ इंडिया में कितने लिंगायत हो गए, कितने सारे कम्युनिटीज आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है, इट गॉट डाइसेक्टेड इनटू ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑफ द कल्चर ओनली। बिकॉज द थिंग वॉज दैट जो अर्ली ह्यूमन थे, अर्ली ह्यूमन बींग्स, वो एक स्पेशल प्रकार का सोशल बिहेवियर एग्जिबिट करते थे, उनका लाइफस्टाइल एक स्पेशल प्रकार का था। तो जो लोग उस लाइफस्टाइल को फॉलो करते थे, वो अपनी नॉलेज को, उस कस्टम्स, रीति रिवाज को कैरी फॉरवर्ड करते थे। वो अपने बच्चों को सिखाते थे कि तुम जीवन जीने का तरीका ये है, फिर वो अपने बच्चे को सिखाते थे। ऐसे करते करते वो आगे बढ़ता गया। एंड जितने भी कम्युनिटी है, उसका जो रूट है वो हिस्टोरिक रूट है। आज अगर पारसी कम्युनिटी के लोग कोई स्पेशल फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई स्पेशल डिश अगर वो खाते हैं, जो कुछ उनका कपड़े पहनने का तरीका है, तो इट हैज अ हिस्टोरिक रूट एसोसिएटेड विद इट। कोई भी कम्युनिटी आज आप उठा के देख लो, वो जो कल्चर फॉलो करने, देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड दैट कल्चर। जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, दे अडॉप्टेड दैट कल्चर, एंड उन्होंने क्या किया, वो जो जीवन जीने का तरीका है वो आगे कैरी फॉरवर्ड करते गए, सिखाते गए, और वो आज भी हम देख पा रहे हैं। एंड नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में आपको कितनी सारी कम्युनिटीज देखने को मिलेगी। तो कल्चर का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस इन द ह्यूमन इवोल्यूशन इज द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अगर कल्चर नहीं होता, अगर ये रीति रिवाज नहीं होते, अगर सभी लोग एक ही तरीके से जीवन जीते, सभी लोग अगर एक ही तरीके से जीवन जीते, तो डाइवर्सिटी नहीं होती, है ना। सोशल जो भी कल्चर में डाइवर्सिटी है वो नहीं होती, और मोनोटोनस होता, और ये सोशल ग्रुप्स नहीं होते, रिलीजन नहीं होता। सबसे बड़ी बात है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ये सब नहीं होता, ना ही कम्युनिटीज होती। सब सब लोग एक ही तरीके से जीवन जीते, सब लोग एक ही तरीके से त्योहार बनाते, सब लोग एक ही तरीके से खाना खाते, जो भी उनका खाने का ईटिंग हैबिट होता, एवरीथिंग वुड हैव बीन सिमिलर। बट ऐसा नहीं है। सो अपने को ये बात बिल्कुल समझ में आई, द इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर, द ट्रेडिशन, द बिलीफ सिस्टम। So belief system played a very important role. So social organization, dissecting the human population into social groups. And this basically led to the social norms. It guides the behavior. It provides a sense of oneness, sense of identity and belonging. So basically हुआ क्या, because of these social organizations, dissecting the human population into communities, social organizations, ये जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन थे, इनके बीच में एक नेक्स्ट लेवल की यूनिटी अपने को देखने को मिली। उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग थे, दे हैड अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड अ बिलोंगिंग। उनको अच्छा लगता था, उनको गर्व होता था कि मैं इस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ। दे वर एबल टू लाइक रिलेट विद ईच अदर। इट गाइडेड द बिहेवियर। आज जितने भी कम्युनिटी है उनका बिहेवियर अलग है, बट कॉमन बिहेवियर देर एग्जिबिटिंग। क्योंकि अगर कोई पारसी कम्युनिटी है, तो सारे के सारे लोग, उस जो वो किसी भी कंट्री में क्यों ना हो,
वो ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, वो कल्चर फॉलो कर रहे हैं, उनका जो जीवन जीने का तरीका है इट विल बी सिमिलर, उनका खाने की हैबिट इट विल बी सिमिलर टू अ पारसी लिविंग, अ पारसी फैमिली इन मुंबई एंड अ पारसी फैमिली इन लंदन, दे विल बी हैविंग। या गुजराती एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि गुजराती आप कहीं भी देख लो, आप न्यूजीलैंड में देख लो, आप अमेरिका में देख लो, आप इंग्लैंड में देख लो, आप इंडिया में देख लो, है ना, इंडिया में भी किसी स्टेट में भी देख लो, तो ज्यादातर आपको गुजराती कम्युनिटी में उनका जो खाने का तरीका है, वो जो भी खाते हैं, ईटिंग स्टाइल, जो भी ईटिंग उनकी हैबिट्स है वो सिमिलर होगी। वो जो फेस्टिवल्स बनाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, उनकी भाषा, यहाँ पे लैंग्वेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो कस्टम ट्रेडिशन है, यहाँ पे लैंग्वेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना, तो यहाँ पे लैंग्वेज भी अपने को इंक्लूड करना है। लैंग्वेज ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग, सोशल नॉर्म्स, वो सब अपने को देखने को मिला। तो अब अपने को फील आया कि कैसे ह्यूमन इवोल्यूशन में कल्चर का क्या रोल रहा है। कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन डाइसेक्टिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन इनटू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वेयर एवरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन is following its own culture, it is exhibiting its own social behavior। इसमें अगला बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज द नॉलेज ट्रांसमिशन, जो अभी हमने डिस्कस भी किया था, नॉलेज ट्रांसमिशन। क्योंकि इस लेक्चर का उद्देश्य सिर्फ मतलब क्या कहते हैं, कंसेप्ट को क्लियर करना नहीं है, डेफिनेटली कंसेप्ट को तो अपने को क्लियर करना है, फील करना है, क्लैरिटी लाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विद दैट अपने को आंसर राइटिंग भी सीखनी है ना, लाइक I will be giving you some very important points which you can use in your answers। तो नॉलेज ट्रांसमिशन, तो यहाँ पे बेसिकली कंसेप्ट है इंटर जनरेशनल, इंटर जनरेशनल, इंटर जनरेशनल ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। मतलब कि ट्रांसफर ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज इंटर जनरेशनल ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे हमने नॉलेज को ट्रांसमिट किया, हमने स्किल्स को भी ट्रांसमिट किया, और हमने ट्रेडिशंस को भी, रीति रिवाज को भी ट्रांसमिट किया फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एंड इट कैन बी सीन, एंड दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ओनली। क्योंकि अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन अपना कल्चर फॉलो कर रहा है, एंड वो अपने रीति रिवाजों को नेक्स्ट जनरेशन में वो पास ऑन कर रहा है। एंड इसीलिए अभी तक वो रीति रिवाज जिंदा है। आज अगर बंगाली में एक पर्टिकुलर तरीके से शादी हो रही है, बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज ट्रांसमिशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो ट्रेडिशन, कितने पुराने ट्रेडिशन आज भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द नॉलेज ट्रांसमिशन, एंड इट इज एविडेंट। एंड दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर इन द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, या इवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री अभी हम देख रहे हैं। एंड इसकी वजह से हो क्या रहा है, नॉलेज ट्रांसमिशन की वजह से जो सोसाइटीज है दे आर बिल्डिंग अपॉन पास्ट एक्सपीरियंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो बेसिकली आइडिया क्या है ना, अब हमारे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने ये रीति रिवाज आखिरकार फॉलो करे क्यों। आज अगर हम कोई रीति रिवाज फॉलो करते हैं, क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। या जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने वो रीति रिवाज क्यों किया, इजंट इट। अब जैसे कि कोई एक फेमस डिश जैसे ढोकला है गुजरातियों में, तो ये ढोकला आया कहाँ से, व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड दैट, है ना। तो बेसिकली जितने भी रीति रिवाज है या जो भी सोशल बिहेवियर है, जो भी कल्चर है, देर इज अ रीजन फॉर दैट, एंड दैट रीजन इज सम काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे उनको कुछ रियलाइजेशन हुआ होगा, उनको कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा, एंड उसके हिसाब से उन्होंने वो रीति रिवाज बनाए। उनको ये उनका एक बिलीफ सिस्टम था कि अगर मैं शादी इस तरीके से करूंगा तो इट विल बी अ लॉन्ग लास्टिंग मैरिज। एंड इसीलिए बंगालियों में अलग ही तरीके से शादी होती है, जो उनके रीति रिवाज होते हैं, या मराठी में अलग तरीके से शादी होती है ना, रीति रिवाज। तो जो भी अर्ली ह्यूमन बींग्स थे उनका ये मानना था कि अगर मैं ये चीजें करता हूँ, बिलीफ सिस्टम था उनके कुछ, बिकॉज ऑफ सम एक्सपीरियंसेस दे हैड इन देयर टाइम, some sort of realization, some sort of experiences, and उनके जो बिलीफ सिस्टम था वही उन्होंने थोप दिया, कैरी लाइक पास ऑन कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आपको ऐसे ही करना है, क्योंकि दे वर वेरी कॉन्फिडेंट इन दैट, क्योंकि उनको वो रियलाइजेशन, उनको वो ज्ञान था, उनके अंदर वो विजडम था, नॉलेज था, एंड उन्होंने अपने नेक्स्ट जनरेशन को सिखाया कि आपको ऐसे करना है, एंड इट कैरिड ऑन।
एंड स्टिल इट इज देयर। तो आज हम जो भी कल्चर फॉलो कर रहे हैं, जो भी रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं, जो भी सोशल बिहेवियर एग्जिबिट कर रहे हैं, इट इज द देन ऑफ आवर पूर्वज। So it is built upon the past experiences of our पूर्वज। एंड हो क्या रहा है कि since it is been transmitted from generation to generation, it is getting diluted। diluted मतलब अब पूर्वजों ने जो बोला, उन्होंने 100 चीजें बोली, आगे पास ऑन हुआ तो 95 चीजें रिटेन रह पाई, 5 चीजें मैनिपुलेट हो गई, फिर 90 चीजें रिटेन रह पाई, 10 चीजें मैनिपुलेट हो गई। ऐसे करते करते 100-200 सालों में सिर्फ लाइक 20% आपका जो उनका नॉलेज है वो क्या कहते हैं, उसकी क्वालिटी खराब हो गई, मैनिपुलेट हो गया। वो सिर्फ 80% वो सही तरीके से रिचुअल फॉलो हो रहा है। और अभी जिस जनरेशन में हम लोग हैं, हम लोग जेन जी की बात करते हैं, वहां पे तो ये जो रिचुअल्स हैं, ये अब तो कोई यकीन ही नहीं कर रहा है ना। अब तो पूरा क्या कहते हैं, ये जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है, वहां पे ये जो रिचुअल्स हैं, ये जो भी कल्चर है, ट्रेडिशन है, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। सो इट इज वेरी क्लियर दैट वॉट एवर कल्चर द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, द कम्युनिटीज दे आर फॉलोइंग, it is built upon the past experiences of early humans, and also it is adapting to changing environments। it is adapting to changing environments। समय के साथ साथ, समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व कर रही है ना, पूरी भाई दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, तो ये अडाप्ट हो रहा है ना। ये एक तरीके से ये भी कुछ बदल रहा है जो भी कल्चर है। क्योंकि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, लाइक हिंदुओं में पहले ये था ना कि चाइल्ड मैरिज की प्रथा थी। अब वो प्रथा थी, वो एक कल्चर था, वो एक ट्रेडिशन था, रीति रिवाज थे। तो पहले तो चाइल्ड मैरिज को अच्छा माना जाता था ना, राजा महाराजाओं के टाइम से चाइल्ड मैरिज चलता आ रहा है ना। उसका कुछ इंटेंशन भी रहा होगा कि भाई जो भी विमेन है उसको पहले ही आप सौंप दो अपने हस्बैंड को, सो दैट शी विल बी सेफ। लाइक इट इज वन ऑफ माई लॉजिक। द रीजन कैन बी एनीथिंग, बट या अब देखो समय के साथ साथ वो प्रथा खत्म हो गई, है ना, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट। बिकॉज अब जिस युग में हम लोग हैं, वहां पे तो विमेन कंधे से कंधा मिला के चलने में यकीन रखती है। बिकॉज पहले क्या था, पहले उनकी सेफ्टी वॉज अ कंसर्न, बट अब बिकॉज वी आर इवॉल्विंग एंड द विमेन दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इक्वली, लाइक वर्कफोर्स में वो लोग अपना योगदान दे रही है। एंड जिससे कि ये जो भी है चाइल्ड मैरिज वगैरह, ये सारी प्रथाएं, ये धीरे धीरे पूरी तरीके से एबॉलिश हो रही है। सो वी आर अडॉप्टिंग टू चेंजिंग एनवायरमेंट्स एंड वी आर इनोवेटिंग ऑल्सो। तो ये वाला भी पॉइंट अपने को समझ में आया, नॉलेज ट्रांसमिशन। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि क्या कहते हैं, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो साथ में रहना उन्होंने शुरू किया। पहले तो फैमिलीज बनाई उन्होंने, फिर मल्टीपल फैमिलीज एक साथ वो रहने लग गई बिकॉज ऑफ द सोशल सिक्योरिटी, एंड दे स्टार्टेड फॉलोइंग अ कल्चर। उनका सोशल बिहेवियर, दे हैड अ कॉमन सोशल बिहेवियर, जहाँ पे कि उनका ईटिंग स्टाइल सब एक जैसा था, है ना, रीति रिवाज वो फॉलो करते थे। एंड जिससे कि क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, इट स्टार्टेड ब्रेकिंग इनटू सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पे कि हर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कम्युनिटी अपना खुद का एक कल्चर फॉलो कर रहा है। एंड वो जो कल्चर है, it is been influenced by their experiences and also the surroundings, the weather conditions, the environment, so many factors played a role। and knowledge transmission, and वो जो भी उनका कल्चर था, जो अर्ली ह्यूमंस का जो बिलीफ सिस्टम था, जो सोशल बिहेवियर था, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को वो पास ऑन करते थे, सिखाते थे कि अब जीवन जीने का तरीका यही है। एंड वो आगे 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 चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला। दिस इज द आइडिया। अब इसमें तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज द सोशल कोहेजन। तो बिकॉज ऑफ कम्युनिटीज, बिकॉज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हमने ऑलरेडी देखा था कि कॉपरेशन हुआ, देयर वाज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, आइडेंटिटी, है ना। क्योंकि भाई लोग जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, उनको उस कम्युनिटी में अपनापन लगता था, यार ये तो अपने ही लोग हैं, है ना, ये तो अपने ही लोग हैं। तो जिसकी वजह से यूनिटी, एक बहुत अच्छी यूनिटी आई। एंड उस यूनिटी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या रहा, इस यूनिटी का सबसे बड़ा एडवांटेज यही रहा, कलेक्टिव एक्शंस, कलेक्टिव एक्शंस सॉल्विंग कॉमन प्रॉब्लम्स एंड कलेक्टिव एक्शंस इन अचीविंग कॉमन गोल्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन।
कल्चर का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज आप कह सकते हो, क्योंकि हुआ क्या ना, कल्चर की वजह से कम्युनिटीज बनी, एंड कम्युनिटी में एक यूनिटी थी, लोग एक दूसरे की मदद करते थे। यार ये तो अपना ही क्या कहते हैं, बंदा है, ये बेचारा परेशान है, चलो इसकी मदद करते हैं, है ना। समाज, उसको उसको हिंदी में समाज कहते हैं हम लोग, कम्युनिटी को हम लोग समाज कहते हैं। और समाज सेवा, है ना। आज आप लोग भी ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हो, अब समाज सेवा करने के लिए तो जा रहे हो, समाज की सेवा। तो जो भी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज है, उसकी सेवा करना, सेवा करने का मतलब क्या है कि उस कम्युनिटी में जो लोगों की तकलीफें हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करना, दैट इज द सेवा। तो आइडिया यही है कि इसलिए वहां पे क्या होता था, जैसे जो भी समाज है, जैसे मारवाड़ी समाज हो गया, गुजराती समाज हो गया, उनकी मीटिंग्स होती थी हर हर हफ्ते, हर संडे या हर 15 दिन में, जहाँ पे कि जो समाज में जो संपन्न लोग थे, वो वो एक तरीके से बोर्ड मेंबर्स का काम करते थे, एंड वो प्रॉब्लम्स, कॉमन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते थे। कि लाइक किसी एक सिटी में एक समाज के लोग हैं, अलग अलग जगह वो रह रहे हैं, इकट्ठा होते थे वो लोग, वो समाज के लोग इकट्ठा होते थे, एंड वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते थे, एंड उसका सोल्यूशन, उसका वे फॉरवर्ड निकालते थे। दैट इज द सोशल कोहेजन, एंड इट ऑल्सो प्लेड अ रोल इन इवोल्यूशन। क्योंकि जो ये कम्युनिटी है ना, ये टिक पाई, क्योंकि अगर ये सोशल कोहेजन नहीं होता, तो भारत में तो कितने आक्रमण हुए। भारत में तो मुगल्स का भी आक्रमण हुआ, ब्रिटिशर्स का भी आक्रमण हुआ, उसके बावजूद भी ये कम्युनिटी टिक पाई। ब्रिटिशर्स ने तो कितना कोशिश किया, डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड रूल, कितना उन्होंने कोशिश किया ना, लड़ाइयां कराने का, कास्ट ये वो, खूब उन्होंने कोशिश करी, फिर भी ये जितनी भी कम्युनिटीज है, इट वॉज एबल टू सर्वाइव। आज भी इट इज देयर बिकॉज ऑफ द सोशल कोहेजन। दिस इज द लाइक influence in the human evolution. And अगला बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जब भी हम कल्चर की बात करते हैं ना, तो हम लोग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी की बात करते हैं, उसको भी थोड़ा फील करेंगे, ऐसा क्यों। सो बेसिकली द कल्चर, दैट इज द सोशल बिहेवियर, दैट इज द बिलीफ सिस्टम, दैट इज द रीति रिवाज। सो कल्चर प्रोवाइड्स अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करते हैं कि ऐसा कैसे, क्योंकि अभी देखो हमने ये चीज समझा कि कल्चर, ये जो भी सोशल बिहेवियर है, जो भी हम एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, या जो भी रीति रिवाज है, उसका ओरिजिन क्या है, द एक्सपीरियंसेस, द बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम का क्या ओरिजिन है, एक्सपीरियंसेस, इजंट इट। तो ये जितना भी कल्चर है, जो कल्चर इवॉल्व हो रहा है, वो एक्सपीरियंसेस के हिसाब से इवॉल्व हो रहा है। तो जहाँ पे कि न्यू आइडियाज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब न्यू आइडियाज में जैसे कि अगर हम क्या कहते हैं, क्लोथिंग, क्लोथिंग स्टाइल की बात करें, कपड़े, कपड़े जो पहनते हैं, तो अलग अलग कम्युनिटीज में, अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग है लाइक कपड़ों का स्टाइल। अब जैसे राजस्थान, जैसे जो मारवाड़ी कम्युनिटी है, वो थोड़े से हैवी, जो विमेन है, जो साड़ियां पहनती है, वो बहुत हैवी होती है, उसमें काफी सारा क्या कहते हैं, जो मटेरियल होता है उसका, उसमें इट इज हैवी, एंड वो हैवी ज्वेलरीज भी पहनती है। और वही दूसरी जगह आप जाओगे किसी दूसरी कम्युनिटी में, तो उनका पहनने का तरीका अलग है। अब बंगाली में बिल्कुल अलग है, अब पंजाबीज में वो लोग सूट सूट पहनना ज्यादा पसंद करते हैं, है ना, जो जो विमेन है, या जो मेल भी है, लाइक अब जो सरदार है, सिख्स, वो पगड़ी पहनते हैं। इट्स इट्स अ कल्चर। तो आइडिया यही है कि ये कल्चर भी इवॉल्व हो रहा है विद न्यू न्यू आइडियाज। आज किसी को आइडिया आया, उसने उस आइडिया को अपने कम्युनिटी में फ्लोट किया, और लोगों को वो आइडिया पसंद आया, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया उस आइडिया को। अगर उन्होंने वो आइडिया अडॉप्ट कर लिया, तो फिर वो आइडिया आगे ट्रांसमिट होता जाएगा। तो दिस इज द आइडिया, दिस इज द मेन थिंग। अब किसी को आइडिया आया ना कि पगड़ी पहननी चाहिए, उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होगा, उसका कोई ना कोई जो भी कल्चर फॉलो कर रहे हैं, जो भी रीति रिवाज हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें उसका, उसके पीछे एक अच्छी वजह जरूर होगी। तो वो जो भी उनका था आइडिया, उन्होंने उसको पहले शेयर किया अपने कम्युनिटी में, and लोगों को वो आइडिया पसंद आया, लोगों ने पहले उस आइडिया को अडॉप्ट किया, एंड फिर वो पास ऑन हुआ। एंड पास ऑन इतनी तरीके से, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से पास ऑन हुआ कि 1000 साल पहले जो रीति रिवाज फॉलो होते थे, वो आज भी फॉलो हो रहे हैं। एंड दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर इन द ह्यूमन इवोल्यूशन। कल्चर ने वो बीज डाले
और वो बीज या जो भी वो था वो क्या आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, कैरी फॉरवर्ड होता गया होता गया होता गया। इसका मतलब हम लोग भी अच्छे अच्छे बीज या जो आइडियाज डाल सकते हैं, एंड इट शुड बी गुड। अच्छे होंगे तभी तो हमारे आसपास के लोग उसको अडॉप्ट करेंगे, उनको अच्छा लगेगा, तो फिर वो आगे पास ऑन होगा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। दिस इज द आइडिया। एंड ऑल्सो यहाँ पे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस। हाँ, तो जो लोग थे, लोग कुछ ना कुछ खुराफात करते रहते थे अपनी अपनी कम्युनिटीज में, एंड जो उनकी खुराफातें बाकी लोगों को पसंद आती थी तो वो कम्युनिटीज उस उन खुराफातों को एक्सेप्ट करते थे एंड वो आगे उसको पास ऑन करते थे। तो यहाँ पे न्यू आइडियाज, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ये तीन इसमें अच्छे फैक्टर है। अब किसी ने कुछ अच्छी चीजें इन्वेंट करी तो लोगों ने उसको स्वीकार किया, लोगों ने स्वीकार किया तो फिर वो आगे पास ऑन होता गया। या कोई अच्छा आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, कोई बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स, है ना, या कुछ आर्ट वर्क, सॉरी, एंड बेसिकली दिस शेप्ड द डायरेक्शन ऑफ इनोवेशन। यहाँ पे इसने कैसे डायरेक्शन ऑफ इनोवेशन को शेप किया? बिकॉज कल्चर प्रोवाइडेड अ फर्टाइल ग्राउंड। कल्चर ने फर्टाइल ग्राउंड कैसे प्रोवाइड किया? क्योंकि मान के चलो कि अगर ये सोशल ग्रुप्स नहीं होते, लोग अपनी दुनिया में रहते, इतना यूनिटी नहीं होता, तो अगर किसी को यूरेका मूवमेंट मिलता, किसी ने कोई बड़ी खोज कर दी होती या कुछ अच्छा उसने किया होता, तो वो आगे कैसे फैलता? आगे फैल ही नहीं सकता था, है ना। लाइक उसने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई या उसके दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आया, फिर वो आइडिया वहीं का वहीं रहता। जो 1000 साल, 10,000 साल या 5,000 साल पहले जो आइडियाज आए थे लोगों के, वो आज भी पनप रहे हैं। जो हम रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं, वो इट इज बिन कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस फर्टाइल ग्राउंड, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस कल्चर। तो कल्चर का इन्फ्लुएंस साफ साफ दिख रहा है कि कल्चर जो है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। बिकॉज ये एक बहुत ही टेढ़ा सवाल है कि कल्चर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी में क्या रोल प्ले कर रहा है ना। कल्चर एंड इनोवेशन क्रिएटिविटी का कोई क्या कनेक्शन है? तो अब अपने को बिल्कुल समझ में आ गया कि कल्चर इज अ फर्टाइल ग्राउंड। क्योंकि कल्चर की वजह से क्या हुआ, सोशल ग्रुप्स बने जो कि एक कॉमन सोशल बिहेवियर एग्जिबिट कर रहे हैं, लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला। अब लाइक मैं एक कम्युनिटी को बिलोंग करता हूं, तो मैंने कुछ अच्छी अच्छी चीजें करी, या मैंने कुछ कुछ खोजा, या मेरे दिमाग में कुछ अच्छा आइडिया आया, मैंने शेयर किया और मेरे कम्युनिटी के लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। फिर वो पूरे कम्युनिटी में फैल गया, सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में फैलेगा। क्योंकि फिर वो अपने बच्चों को सिखाएंगे वो चीजें, फिर वो फैलता जाएगा फैलता जाएगा। आगे 5,000 साल, 10,000 साल में भी वो जो आइडिया था वो जिंदा रहेगा। दिस इज द पावर ऑफ दिस। सो दिस culture, it shaped the direction of innovation and creativity, and it also promoted and hindered technological advancements. तो ऐसा नहीं है कि जो कम्युनिटीज थी उन्होंने सब चीजें स्वीकार करी। अब अगर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें तो डेफिनेटली काफी सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कम्युनिटीज ने, क्योंकि उनको ये लगा कि अगर ये चीज हम अडॉप्ट कर लेंगे तो इससे हमारे समाज को हानि पहुंचेगी। एंड फिर वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वहां वहां दब गया, वो पनप नहीं पाया। एंड दिस इज द पावर ऑफ कल्चर। क्योंकि है क्या कि कल्चर में कुछ रीति रिवाज है, कुछ बिलीफ सिस्टम है। अब एक कम्युनिटी का कोई बिलीफ सिस्टम है एंड कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उनके बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट है। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे अगर हम जैन कम्युनिटी की बात करें, जो महावीर स्वामी जी को, है ना, वो फॉलो करते हैं, उनका जो बिलीफ सिस्टम है, सो दे बिलीव इन नॉन वायलेंस। जो जैन कम्युनिटी है, दे बिलीव इन नॉन वायलेंस। अब है क्या कि लेट अस सपोज मेडिकल साइंस में रिसर्च करी गई, उसमें ये पाया गया कि जो फिश है, फिश के बोन हो गया, जो फिश का जो भी है, क्या कहते हैं, उसका जो भी मांस, फ्लैश, उसका यूज करके हमने एक दवाई बनाई। उसमें कुछ पर्टिकुलर विटामिन बहुत अच्छे, उसका एक इफेक्ट है इन क्यूरिंग अ वेरी सीरियस डिजीज। कि अगर वो फिश से बनी हुई दवाई अगर कोई इंसान खा लेता है तो वो एक सीरियस बीमारी है, उससे उसको छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, ये एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है कि नहीं? बिकॉज इट्स इट्स इनोवेशन, एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, क्योंकि लोग वहां पे
उस बीमारी की वजह से पीड़ा में है, पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज, एंड लाइक देर इज अ सोल्यूशन फॉर दैट। सोल्यूशन इज अ मेडिसिन मेड अप ऑफ फिश, उसके अंदर फिश का है। अब जो जैन कम्युनिटी के लोग हैं, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जहां पे कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे कम्युनिटीज कैन रिजेक्ट some technological advancement and it can hinder the growth। तो यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल है कि जो जैन कम्युनिटी के लोग हैं, सिंस दे बिलीव इन नॉन वायलेंस, उनके अंदर अब ये बिलीफ सिस्टम आ गया कि अरे अगर हम फिश की दवाई खाएंगे तो हम तो फिश को हानि पहुंचा रहे हैं, हम तो वायलेंस कर रहे हैं। तो उस कम्युनिटी ने उस चीज को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई, हम तकलीफ झेल लेंगे चलेगा, बट हम हिंसा नहीं पहुंचा सकते, हम फिश से बनी हुई दवाई नहीं ले सकते, ये हमारे बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट है, ये हमारे रीति रिवाजों के अगेंस्ट है, ये हमारे कल्चर के अगेंस्ट है, ये हमारे कल्चर के अगेंस्ट है। एंड यहाँ पे वो जो उनका कल्चर है, उसने उस चीज को रिजेक्ट कर दिया, उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को रिजेक्ट कर दिया। तो कितना ये पावरफुल है कि जो कल्चर है, कल्चर इज डिसाइडिंग द फ्लो और द हिस्ट्री, या जो इवोल्यूशन, द ह्यूमन इवोल्यूशन है ना, कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज ने चीजों को एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया, एंड जिसकी वजह से वी आर वेयर वी आर, जो भी आज हम आसपास देख रहे हैं। तो अब कल्चर का हमने काफी अच्छे लेवल पे डिस्कशन किया, तो एक फील आया अब अपने को, है ना, एक, क्योंकि अगर हम किसी से भी पूछें तो वो तो एकदम, उसके लिए तो एकदम ट्विस्टेड क्वेश्चन है कि हाउ कैन कल्चर इन्फ्लुएंस द ह्यूमन एवोल्यूशन और द ह्यूमन हिस्ट्री। बट अब अपने को पता चला कि कल्चर का तो कितना एक कंट्रीब्यूशन है, एक तरीके से इक्वल कंट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं, कल्चर एंड टेक्नोलॉजी। हालांकि टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, बट कल्चर का भी रोल हम इग्नोर नहीं कर सकते, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई होप अब आपको क्लैरिटी जरूर मिली होगी कि हाउ द कल्चर इज इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन इवोल्यूशन। तो हमने ये वाला डायमेंशन डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजीज इम्पैक्ट। तो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन इवोल्यूशन, तो इसमें जो पहला हम एक की पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट विल बी ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज। तो बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है उसने ह्यूमन कैपेबिलिटीज को ट्रांसफॉर्म कर दिया, एंड ये एक फैक्ट है, क्योंकि आप ये देखो ना, लोगों ने औजार बनाए, वो औजार भी तो एक टेक्नोलॉजी हो गया ना। तो उस औजार की वजह से दे वर एबल टू हंट, दे वर एबल टू डिफीट द एनिमल्स, क्योंकि अगर वो औजार नहीं बनाते तो आज एनिमल्स इंसान को खा जाते। उस औजारों की वजह से दे वर एबल टू, थ्रू द सेल्फ डिफेंस, दे वर एबल टू अटैक, दे वर एबल टू हंट। दिस इज द लाइक इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन कैपेबिलिटीज को ट्रांसफॉर्म कर दिया, इजंट इट। और ह्यूमंस ने आग का इन्वेंशन कर दिया, फायर का, उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया। तो उससे क्या हुआ, जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ गई। अब आग का इन्वेंशन हुआ तो रात को भी लोग एक्टिव रहने लग गए, क्योंकि पहले तो क्या था कि रात होते ही वो छुप जाते थे, उनको डर लगता था कि भाई कोई अटैक ना कर दे, कोई कोई जंगली जानवर अटैक ना कर दे, तो एकदम छुप के बैठ जाते थे, उनको डर लगता था, उनको नींद नहीं आती थी, दिन में सोते थे, है ना। बट फायर का इन्वेंशन किया तो रात को भी उनको एक रोशनी मिली, और उन्होंने जब व्हील का इन्वेंशन किया तो दे वर एबल टू कैरी द हैवी लोड, ज्यादा काम वो कर पाए। एंड फिर ये जो ह्यूमन कैपेबिलिटी है, ये तो इवॉल्व होती गई, और ये इतनी इवॉल्व हो गई कि हम लोगों ने तो उड़ना सीख लिया, लाइक एरोप्लेन, हम लोगों ने कितने सारे व्हीकल्स बना लिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स बना लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम्स बना लिए, है ना। और आज तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, आज तो हम जनरेटिव एआई की बात करते हैं, आज तो हम डेटा साइंस की बात करते हैं। तो हम तो अब तो कितने इवॉल्व हो गए, क्या क्या हमने बना लिया, हम तो हमारी कैपेबिलिटीज कितनी नेक्स्ट लेवल की हो गई बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी ने बेसिकली हमारी मदद करी है इन ओवरकमिंग फिजिकल लिमिटेशंस, इन ओवरकमिंग फिजिकल लिमिटेशंस, इन मैनिपुलेटिंग आवर एनवायरमेंट एंड इन एक्सेस टू न्यू रिसोर्सेस। क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम एक जगह से दूसरी जगह, लाइक कॉन्टिनेंट्स हम पार करना सीख गए, हमने शिप्स का आविष्कार कर लिया, एरोप्लेन का आविष्कार कर लिया, हम
रिमोट डिस्टेंसेस में बात करना सीख गए, है ना, वी वर एबल टू ओवरकम आवर फिजिकल लिमिटेशंस, वी वर एबल टू एक्सेस न्यू रिसोर्सेस, वी आर एबल टू मैनिपुलेट अवर एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो अब अपने को टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस समझ में आ रहा है। तो टेक्नोलॉजी का वैसे भी अपने को थोड़ा सा कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने तो ह्यूमन एवोल्यूशन को एकदम नेक्स्ट लेवल पे उसने कर दिया ना। अगला इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, तो जब भी मैं इकोनॉमी की बात करूंगा तो मैं ट्रेड की बात करूंगा। तो टेक्नोलॉजी की वजह से ट्रेड आया, उसका रीजन ये है ना कि देखो पहले जो लोग थे, अर्ली ह्यूमन, उनका एक ही उद्देश्य था कि बस कैसे भी करके मेरा पेट भर जाए, जो मिल जाता था खा लेते थे, बस उनको अपनी भूख शांत करनी होती थी। फिर हुआ क्या, समय के साथ साथ वो हंटिंग करना सीख गए, उनको फ्री टाइम मिला, उनके अंदर करेज आया, वो नए नए रिसोर्सेस, नई नई जगह जाना सीखे। जब वो नए नए प्लेसेस एक्सप्लोर किया तो उनको अलग अलग फ्रूट्स खाने को मिला, अलग अलग अनाज उनको देखने को मिला, अलग अलग चीजों को टेस्ट उन्होंने किया। तो उनके अंदर के जो प्लेजर्स हैं वो बढ़ गए। अब उनको ये कच्चा जो भी भोजन मिल रहा है, जो हंटिंग करके खाते थे, उसमें उनकी रुचि नहीं रही, क्योंकि उनको दिख रहा था ना यार, इतना टेस्टी आम मैं खा सकता हूँ, तो मैं ये क्यों खाऊं, मैं कच्चा भोजन क्यों खाऊं, मैं तो आम खाऊंगा, या तो मैं एप्पल खाऊंगा, या मैं कोई वेजिटेबल खाऊंगा, है ना। तो हुआ क्या कि लोगों के अंदर का जो प्लेजर है, क्योंकि उन्होंने नए नए प्लेजर्स एक्सपीरियंस किए, तो फिर उनको लगा कि यार अब तो ये करना चाहिए। उससे क्या हुआ कि एंड फिर एग्रीकल्चर का भी उन्होंने डिस्कवरी, इन्वेंशन सब कर लिया, वो खेती करने लग गए। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि भाई मैं जो है, मैंने इतना सारा चावल उगा दिया, मेरे को तो इतना काफी है, अब इतना सारा जो चावल है मैं लोगों को दूंगा, एंड उनके बदले वो जो उगा रहे हैं वो मैं उनसे लूंगा, एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम। तो लोगों ने क्या किया, ट्रेड करना शुरू किया। तो ट्रेड वहां पे करेंसी से ट्रेड नहीं होता था, वहां पे एक्सचेंज से होता था कि लाइक मैंने अपने खेत में मेहनत करके चावल उगाए, मैंने चावल, मेरे को जितना चाहिए वो मैंने रखा, बाकी मैंने क्या किया, ट्रेड किया। ट्रेड कैसे किया कि मैंने 1 किलो चावल दिया, मुझे 1 किलो गेहूं मिल गई, मैंने 5 किलो चावल दिया, मेरे को 1 किलो सेब मिल गया। लाइक दैट ट्रेडिंग शुरू हुई, मार्केट्स वहां पे शुरू हो गए, अर्ली मार्केट्स। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का ही तो रोल है। टेक्नोलॉजी का कैसे, अगर एग्रीकल्चर नहीं होता तो ट्रेड कैसे होता, अगर वो लोग हंटिंग नहीं करना सीखते तो ट्रेड कैसे होता। तो हम वहीं पे अटके रहते हैं ना। तो ट्रेड फैसिलिटेट हुआ बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। फिर कम्युनिकेशन, आज हम क्या क्या कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कहीं से भी बैठ के कहीं भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं हम लोग, इजंट इट। आजकल तो हम लोग वीडियो कॉल, मीटिंग्स, सब कुछ कर पा रहे हैं। तो दिस इज द इवोल्यूशन, एंड टेक्नोलॉजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो जब भी मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूंगा तो ट्रेड की बात करूंगा, कम्युनिकेशन की बात करूंगा, ट्रांसपोर्टेशन की बात करूंगा, जहां पे कि ट्रांसपोर्टेशन भी इवॉल्व हुआ है, एंड मैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करूंगा। इसी तरीके से जब भी हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम लोग समाज की बात करते हैं। तो समाज में सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। तो टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन को इवॉल्व किया है। आज तो हम लोग ई लर्निंग की बात करते हैं, आज तो हम यूट्यूब के थ्रू पढ़ाई की बात करते हैं, हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स की बात कर रहे हैं। तो एजुकेशन इवॉल्व हुआ है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। एंड अगर एजुकेशन इवॉल्व हो रहा है, एजुकेशन डेवलप हो रहा है, तो सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी इज लीडिंग टू द सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट में एजुकेशन आएगा, हेल्थ केयर आएगा, पब्लिक हेल्थ। आज मेडिकल साइंस आपका इवॉल्व हो रहा है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो हेल्थ स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो रहे हैं, हेल्थ केयर, एंड ऑल्सो द लिविंग स्टैंडर्ड्स। एंड आज लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बहुत बढ़ गए, दैट इज अ सोशल डेवलपमेंट। बिकॉज आज लग्जरी आ गई जीवन में, क्योंकि पहले जो अर्ली ह्यूमन था उसका एक ही उद्देश्य रहता था कि बस मुझे, मैं अपने आप को बचा सकूं फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, फ्रॉम द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, एंड कैसे भी करके मैं पेट अपना या भूख शांत कर सकूं, पेट भर सकूं। दैट इज द ओनली गोल दे हैड। बट आज तो हम लग्जरी की बात करते हैं, पेट भरना तो एक बहुत आम बात हो गई, है ना। आज तो हम लग्जरी की बात करते हैं, तो लिविंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं। आज अपने को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वी वांट कार, वी वांट अ 4 व्हीलर, वी वांट अ 2 व्हीलर, वी वांट अ लग्जरी कार। भी ऐसी वैसी नहीं, लग्जरियस कार जिसके अंदर एसी हो,
हम बिल्कुल भी बाहर का वेदर कंडीशन टॉलरेट नहीं कर सकते, जहां जाए वहां अपने को एसी चाहिए, दैट इज अ लिविंग स्टैंडर्ड। एंड यहाँ पे टेक्नोलॉजी का रोल है, एंड दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी इज एबल टू मैनिपुलेट अवर एनवायरमेंट। जहाँ पे कि अपने पास रूम हीटर्स है, हमारे पास एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स है, दे आर मैनिपुलेटिंग अवर एनवायरमेंट। और आजकल तो अपने पास आर्टिफिशियल रेन्स भी है, आर्टिफिशियल रेन, हम बारिश भी क्रिएट कर सकते हैं आर्टिफिशियली। तो तो जो टेक्नोलॉजी है, इट हैज ट्रांसफॉर्म द ह्यूमन कैपेबिलिटीज, इट हैज लेड टू द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट विच वी कैन सी। एंड इसमें तीसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज अ टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट, दैट इज कल्चरल एक्सचेंज एंड ग्लोबलाइजेशन। तो बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है, it has enabled people to move from one country to another country because of this like aeroplanes, है ना, एडवांस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स। लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं बड़े आराम से। पीपल आर एबल टू कनेक्ट एंड पीपल आर एबल टू एक्सचेंज देयर आइडियाज, एंड दैट इज व्हाट इज कल्चरल एक्सचेंज। क्योंकि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जब वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, तो कल्चर आपका डिफ्यूज हो रहा है। दिस इज द डिफ्यूजन ऑफ कल्चर, डिफ्यूजन ऑफ कल्चर्स, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप आज आप किसी भी सिटी में देखो, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग वहां पे आपको मिलेंगे। सिटी भी नहीं, आप एक एरिया, या अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, तो वहीं पे आप देख लो ना, वहां पे आपको पंजाबी फैमिली भी मिल जाएगी, वहां पे आपको बंगाली फैमिली मिल जाएगी, मारवाड़ी फैमिली मिल जाएगी, गुजराती फैमिली मिल जाएगी। तो डिफ्यूजन ऑफ कल्चर्स, तो जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, they are like migrating, like they are traveling, they are diffusing in different regions। so diffusion of cultures अपने को देखने को मिलता है because of the technology। क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी नहीं होती, अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, तो हम जो गुजरात के लोग थे वो गुजरात में रहते ना। आज आज जो 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 गुजराती हैं, जो वो ना तो फॉरेन जाते, ना वो किसी दूसरे अपने स्टेट जाते। वो क्यों जा पाए फॉरेन, वो क्यों जा पाए न्यूजीलैंड, वो क्यों जा पाए इंग्लैंड, वो क्यों जा पाए अमेरिका, वो क्यों जा पाए किसी दूसरे स्टेट ऑफ इंडिया? बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स। एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स कहाँ से आया? टेक्नोलॉजी से आया। सो टेक्नोलॉजी हैज एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे कि दूसरे कंट्री के लोग भी भारत में आ रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं, और भारत के लोग दूसरी कंट्री में जाके डिफ्यूज हो रहे हैं। एंड इट हैज ऑल्सो एनेबल्ड कल्चरल एक्सचेंज, तो डिफ्यूजन ऑफ कल्चर्स, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्रेडिशंस। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्रेडिशंस। तो हम लोग केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो होता क्या है ना, एक तो s ऑर्बिटल होता है आपका, s ऑर्बिटल की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती है, और p ऑर्बिटल्स होते हैं, लाइक 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के अलावा। अब ये जो p ऑर्बिटल्स है, इनकी खुद की प्रॉपर्टीज होती है, बट होता क्या है कि जब ये आपस में मिल जाते हैं, तो ये एक नई ऑर्बिटल बनाते हैं, लाइक sp3। इसने एक नई ऑर्बिटल बना दी, उसको हम sp3 ऑर्बिटल कहते हैं ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो नई ऑर्बिटल बनती है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, अलग प्रॉपर्टी होती है, दैट इज द आइडिया। तो यहाँ पे होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्रेडिशंस। लेट अस सपोज कोई गुजराती फैमिली है, वो साउथ इंडिया में सेटल हो गई, तो डेफिनेटली वो अपने कल्चर को तो फॉलो करेगी। जो गुजराती फैमिली है, उनका जो भी खाने पीने का तरीका है, सोशल बिहेवियर है ना, रहने का तरीका, लाइफस्टाइल, वो सब वो फॉलो करेंगे। बट सिंस वो साउथ इंडिया में रह रहे हैं, तो साउथ इंडिया का जो कल्चर है, वो भी उनके लाइफस्टाइल में आएगा। क्योंकि साउथ इंडिया में भी जो त्योहार सिर्फ साउथ इंडिया में मनाए जाते हैं, वो भी मनाएंगे। वहाँ साउथ इंडिया की स्पेशल कोई रेसिपीज है, वो भी खाएंगे, खाना वो शुरू कर देंगे, है ना। तो दैट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्रेडिशंस। कि जो अगर कोई गुजराती फैमिली साउथ इंडिया जाती है, तो वो गुजराती रिचुअल्स को तो फॉलो कर ही रही है, साथ ही साथ साउथ इंडिया के कल्चर को भी वो अपने साथ फॉलो करना शुरू कर देगी। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, एंड वही नॉलेज वो अपने बच्चों को पास ऑन करेगी, क्योंकि उनके बच्चे भी साथ में रह रहे हैं, वो भी वो सीख रहे हैं। फिर वो जो सीख रहे हैं, वो उनका लाइफस्टाइल वही बन जाएगा, एंड फिर उनके जो बच्चे होंगे वो सीखेंगे, एंड इट विल बी पासिंग ऑन। सो दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्रेडिशंस, एंड वो भी पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद आएगा द एमरजेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स, कल्चरल एक्सप्रेशन।
emergence of new forms of cultural expressions. बेसिकली जब कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो अब जैसे मान के चलो कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्रेडिशंस हो रहे हैं, तो जो कल्चरल एक्सप्रेशन है उसमें नए नए फॉर्म्स आपको देखने को मिल रहे हैं. अब लेट अस सपोज कोई गुजराती या पंजाबी फैमिली अगर विदेश में जाके बस जाती है, तो वो अपने कल्चर को तो फॉलो करेगी, साथ में विदेश वेस्टर्न कल्चर को भी अपने साथ अडॉप्ट कर लेगी. तो एक नया ही उनका कल्चरल एक्सप्रेशन होगा एंड इट विल बी पास ऑन. इस तरीके से ये चीज वर्क कर रही है. तो अभी हम लोग टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट देख रहे हैं इन द ह्यूमन इवोल्यूशन. तो हमने देखा कि जो टेक्नोलॉजी है, इट इज बीन एबल टू ट्रांसफॉर्म द ह्यूमन कैपेबिलिटीज. टेक्नोलॉजी इज एबल टू लाइक कंट्रीब्यूट इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. टेक्नोलॉजी का जो इवोल्यूशन है, इट हैज लेड टू कल्चरल एक्सचेंज एंड ग्लोबलाइजेशन. एंड इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी की वजह से वी हैव ऑल्सो और वी आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. यहाँ पे पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. जो एनवायरमेंट का इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है. बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है, इट इज हैविंग एन एनवायरमेंट इम्पैक्ट. एंड व्हाट इज द पॉजिटिव एनवायरमेंट इम्पैक्ट द टेक्नोलॉजी इज हैविंग? enabled us to harness resources. एक टेक्नोलॉजी ने हमको रिसोर्सेस को एक्सेस करना सिखाया या एनेबल किया. एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. आज टेक्नोलॉजी की मदद से ही तो हम लोग सोलर एनर्जी को यूज कर पा रहे हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स बना का यूज करके पावर जनरेट कर पा रहे हैं, या फिर विंड एनर्जी का यूज करके भी पावर जनरेट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द technology. So technology enabled us to harness resources. And what is the negative? So technology has contributed to environmental degradation and climate change. क्योंकि आज जो भी हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, वहां पे टेक्नोलॉजी का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना. क्योंकि जो हमने व्हीकल्स बनाई, आज व्हीकल्स कितने बड़े लेवल पे कार्बन एमिशन कर रहे हैं, या और भी जो भी हम जो हमारी इंडस्ट्रीज हमने बनाई यूजिंग द टेक्नोलॉजी, आज वो कितने बड़े लेवल पे एमिशंस कर रहे हैं. तो दे आर डिग्रेडिंग, लाइक दे आर कॉजिंग हार्म टू द एनवायरनमेंट एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज. तो हमने टेक्नोलॉजीज इम्पैक्ट वाला भी डायमेंशन डिस्कस कर दिया. अब हम डिस्कस करेंगे इंटरप्ले ऑफ कल्चर एंड टेक्नोलॉजी. ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अब हम देखेंगे कि जो कल्चर है और जो टेक्नोलॉजी है वो एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करता है. तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे को एवोल्यूशन. या so culture and technology, they co-evolve. Culture and technology, इसका मतलब culture and technology both are dependent on each other. Culture and technology, they are dependent on each other. They influence each other. ऐसा नहीं है कि दोनों इंडिपेंडेंट है, नहीं. कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, इसको भी हम प्रूव करेंगे, इसको फील करेंगे कि कैसे कल्चर एंड टेक्नोलॉजी दे इन्फ्लुएंस ईच अदर एंड हेंस दे को इवॉल्व, इन्फ्लुएंस एंड शेप ईच अदर. बेसिकली ये हमने ऑलरेडी देखा भी था. जो कल्चर है, इट डिसाइड्स दी, और कल्चर कैन इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, है ना. तो बेसिकली आइडिया ऐसा है कि मान के चलो कि हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कर दी है, बट कल्चर हैज द पावर कि उसको आगे बढ़ाना है कि उसको रोकना है, उसको दबा देना है. इसका एक हमने बहुत अच्छा एग्जांपल देखा था. मेडिकल साइंस ने किसी एक पर्टिकुलर बीमारी को ठीक करने के लिए एक दवाई का आविष्कार किया जिसमें मछली का प्रयोग किया गया. मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपके साथ डिस्कस किया था, और हमने ये देखा था कि जो जैन कम्युनिटी है, इट बिलीव्स इन अहिंसा, नॉन वायलेंस. एंड उसने क्या किया, उसको मना कर दिया कि नहीं, हम यूज नहीं करेंगे, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है, ये हमारे बिलीफ सिस्टम के खिलाफ है. एंड उन्होंने वो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था उसको वहीं पे रोक दिया, उसको उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया. तो जैन कम्युनिटी में वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पेनिट्रेट नहीं कर पाया, उसको इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को अपना डायरेक्शन बदलना पड़ा. सो कल्चर कैन इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. एंड इसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी है, इट कैन ट्रांसफॉर्म कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड सोशल नॉर्म्स. एंड ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है. इसका एग्जांपल अगर अपने को समझना है कि कैसे टेक्नोलॉजी कल्चरल प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो इसका एक एग्जांपल आप ये
देख सकते हैं कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो हंटिंग करते थे, तो उनका जो कल्चर था वो हंटिंग कल्चर था। फिर हुआ क्या, जब एग्रीकल्चर का हमने आविष्कार किया, हमने जब एग्रीकल्चर करना सीखा, खेती करना सीखा, फार्मिंग करना सीखा हमने, तो इट वॉज अ टेक्नोलॉजी, क्योंकि भाई फार्मिंग में हमने क्या किया, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज करके क्रॉप्स को उगाया, है ना। तो टेक्नोलॉजी का हमने यूज किया, तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया, हमारा कल्चर बदल दिया, हंटिंग कल्चर से हमको एग्रीकल्चर की तरफ वो लेके चला गया, जिसकी वजह से जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो सोशल बिहेवियर है, जो ट्रेडिशन है, जो रीति रिवाज है, वो बदल गए, क्योंकि हंटिंग में तो हम लोग वायलेंस की तरफ थे, और एग्रीकल्चर में हम लोग सेटल्ड कम्युनिटी बन गए, हम लोग टिक के रहने लग गए, क्योंकि हंटिंग करने के लिए तो हमको स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता था ना। हंटिंग कर रहे हैं हम लोग, तो भाई क्या कहते हैं, खाने की खोज में वी हैड टू कीप ऑन ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग, तो उनका कल्चर अलग था, हंटिंग कल्चर। बट एग्रीकल्चर में जो क्या कहते हैं, जो सोसाइटीज है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग, कम्युनिटीज, वो लोग एक जगह पे सेटल्ड होना सीख गए, क्योंकि उनके खाने की नीड तो पूरी हो ही रही थी। तो जो रिवर बैंक्स होते थे, वहां पे वो लोग सेटल हो जाते थे, एंड वहीं पे वो खेती करते थे, जिससे उनके खाने की नीड पूरी होती थी, एंड सेटल्ड सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। तो कैसे टेक्नोलॉजी ने कल्चरल प्रैक्टिसेस को ट्रांसफॉर्म कर दिया पूरी तरीके से। इसी तरीके से समय के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती जा रही है, तो जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है वो भी आपके इवॉल्व होते जा रहे हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं कि आज के जमाने में, लाइक 21st सेंचुरी में, कैसे टेक्नोलॉजी कल्चरल प्रैक्टिसेस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने कि कैसे टेक्नोलॉजी कल्चरल प्रैक्टिसेस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है दैट इज द सोशल मीडिया, और दैट ब्रॉडकास्टिंग, जो भी हम डिजिटल कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, इट इज ट्रांसफॉर्मिंग आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस। लाइक अगर हम बॉलीवुड की बात करें, तो आज बॉलीवुड में क्या कहते हैं कि एकदम वेस्टर्न कल्चर को दिखाया जा रहा है, इजंट इट, जहाँ पे कि जो क्या कहते हैं एक्ट्रेसेस हैं, लाइक लाइक उसमें दे आर हैविंग मल्टीपल रिलेशंस इन द मूवी, है ना, मतलब मूवी के थ्रू। लाइक लाइक एक अच्छा एग्जांपल ये है कि जो भी हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक मूवीज हम देख रहे हैं, या जो भी हम आसपास अपना देख रहे हैं, जो जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वहां पे हम ऐसी ऐसी चीजें देख रहे हैं जो कि हमारे कल्चर के अगेंस्ट है, जो हमारा रीति रिवाज है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, उसके अगेंस्ट है, इजंट इट। जहाँ पे कि हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात कर रहे हैं, या और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, वो सब हमारे कल्चर के अगेंस्ट है। अब हो क्या रहा है कि लोग उसको देख देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आज आज जो लड़कियां भी हैं, अब दे आर बिकमिंग वेरी फ्री, जो भी उनका एक कपड़े पहनने का भी तरीका हो गया, या जो भी, है ना, या जो भी उनका बिलीफ सिस्टम हो गया, इट इज बिन गेटिंग ट्रांसफॉर्म बिकॉज ऑफ द थिंग्स विच वी आर कंज्यूमिंग। एंड दिस इज हाउ, बिकॉज ये जो ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू तो हो रहा है। आज जो भी मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, डिजिटल कंटेंट, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही तो कंज्यूम कर रहा हूँ। सो इट इज इन्फ्लुएंसिंग मी, और it is influencing the communities, the people, it is influencing the people, and people are getting influenced, and they are drifting away from their cultural practices, and they're transforming their cultural practices, जहाँ पे कि आज जो क्या कहते हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी में नॉन वेज को खाना प्रोहिबिटेड है। इट इज अ कल्चरल प्रैक्टिस, अ ट्रेडिशन, अ रीति रिवाज, जो हजारों साल से ये फॉलो होता आ रहा है। बट आज जिस जो डिजिटल कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, वी आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल, एंड ब्राह्मण कम्युनिटी के जो यंगस्टर्स हैं, उनको लगता है कि यार नॉनवेज खाने से क्या हो जाएगा, क्या तो हो जाएगा, एंड दे आर कंज्यूमिंग इट, एंड दे आर ट्रांसफॉर्मिंग देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस। अब होगा क्या, वो नॉनवेज खा रहे हैं, एंड फिर उनके बच्चे भी वो नॉनवेज खाएंगे, एंड वो चीज हजारों साल तक पास ऑन होती जाएगी। तो यहाँ पे कल्चरल प्रैक्टिसेस आपके ट्रांसफॉर्म हो गए। तो टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफॉर्मिंग द कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड सोशल नॉर्म्स, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमने देखा। तो को इवोल्यूशन का मतलब कल्चर एंड टेक्नोलॉजी वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं।
जहाँ पे कि हमने देखा कि कल्चर के पास पावर है, वो किसी भी एक टेक्नोलॉजिकल एनहेंसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को वो रोक सकती है। एंड टेक्नोलॉजी के पास पावर है कि वो पूरे के पूरे कल्चर को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अगला एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे, कल्चरल एडाप्टेशन। कल्चरल एडाप्टेशन का मतलब क्या है? अडॉप्टिंग न्यू एनवायरमेंट्स, अडॉप्टिंग टू न्यू एनवायरमेंट्स एंड चैलेंजेस, दैट इज कल्चरल एडाप्टेशन। तो जो भी कल्चर है, जो भी हमारा सोशल बिहेवियर है इन द सोसाइटी, वो हम चेंज कर रहे हैं, वो हम चेंज कर रहे हैं बेस्ड ऑन द न्यू एनवायरमेंट्स एंड चैलेंजेस। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन आज गुजराती कम्युनिटी के लोग या और भी कम्युनिटी के लोग अब्रॉड जा रहे हैं, एंड सिंस उनका जो कल्चर है दैट इज वेजिटेरियन, वीगन, बट वो अब्रॉड जा रहे हैं, तो वहां पे पूरी तरीके से वेजिटेरियन रहना हो सकता है उनके लिए डिफिकल्ट साबित हो रहा होगा। तो वो नॉनवेज भी कंज्यूम करना सीख गए, नॉनवेज खाना वो सीख गए। तो दे आर अडाप्टिंग बेस्ड ऑन द न्यू एनवायरमेंट्स एंड चैलेंजेस। पता चला कि वो एक बहुत ही ठंडी जगह गए, मॉस्को में वो शिफ्ट हो गए, और मॉस्को में इतनी ठंड पड़ती है कि वहां पे ड्रिंक्स भी करना पड़ जाता होगा। तो वो लोग वहां पे, वहां की लेडीज भी ड्रिंक्स करने लग गई बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम विंटर। तो दे आर अडाप्टिंग टू न्यू एनवायरमेंट्स एंड चैलेंजेस, दैट इज कल्चरल अडाप्टेशन। तो यहाँ पे जो ये जो कल्चरल अडाप्टेशन है, इसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है वो हम डिस्कस करते हैं, एक अच्छे एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, तो बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज allowed humans transition from nomadic lifestyle to settled agriculture। तो ये काफी इंटरेस्टिंग कल्चरल अडाप्टेशन का एग्जांपल है, जहाँ पे कि टेक्नोलॉजी, राइट, एग्रीकल्चर आने से पहले लोग भटकते रहते थे, उसको कहते हैं नोमैडिक लाइफस्टाइल, इन सर्च ऑफ हंटिंग। बट एग्रीकल्चर आने के बाद दे they transformed their culture, they adapted, like they transition from nomadic lifestyle to settled agriculture। सेटल हो गए वो लोग, वो उन्होंने भटकना छोड़ दिया। तो दैट इज द आइडिया। अगला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है द इंटरप्ले ऑफ कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज कल्चरल रेजिस्टेंस। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं विद अ वेरी गुड एग्जांपल, जहाँ पे कि कल्चर कैन क्रिएट अ हर्डल इन अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, दैट इज द कल्चरल रेजिस्टेंस। कल्चरल रेजिस्टेंस का मतलब कल्चर कैन क्रिएट अ हर्डल इन अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एंड इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमने वही दिया था कि जो फिश से बनी दवाई, जो कि एक बहुत ही भीषण बीमारी को ठीक कर सकती है, बट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग, सिंस वो लाइक दे बिलीव इन नॉन वायलेंस, दे थिंक लाइक फिश को हम खा नहीं सकते हैं ना, वायलेंस हो जाएगा। एंड उन्होंने उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को मना कर दिया, उन्होंने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, रोक दिया, दे स्टॉप्ड इट। सो दैट इज द कल्चरल रेजिस्टेंस। एंड अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज एथिकल कंसिडरेशंस। तो बेसिकली ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिकल कंसिडरेशन की बात यहाँ पे बात इसीलिए आ रही है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उसका मिसयूज हो सकता है ना। अब इसका सबसे बड़ा मिसयूज आपको अगर देखना है तो वर्ल्ड वॉर 2 में जापान में जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए, वो कितना बड़ा मिसयूज आप कह सकते हो ना, कि भाई वो जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, वो उसका जो भी आविष्कार है वो अच्छे के लिए किया गया ताकि पावर जनरेट की जा सके, बट उसका मिसयूज हो गया। तो एथिकल कंसिडरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम इंटरप्ले की बात करते हैं ऑफ कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, वहां पे एथिकल कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और यहाँ पे जो एथिकल कंसिडरेशन है वो ये है कि टेक्नोलॉजी शुड नॉट बी लाइक ऑल्टरिंग द कल्चर और ट्रांसफॉर्मिंग द कल्चर, टेक्नोलॉजी शुड रेस्पेक्ट द कल्चर, दैट इज द आइडिया। तो यहाँ पे जब हम इंटरप्ले की बात करते हैं तो एथिकल कंसिडरेशन में हमारा ये एक गोल है कि जो भी हम टेक्नोलॉजी बनाएं, इट शुड रेस्पेक्ट द कल्चर, इट शुड रेस्पेक्ट द कल्चर, दैट इज द आइडिया। द कल्चर शुड बी रेस्पेक्टेड। एंड इसी तरीके से अगर कोई टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है, इट इज रेवोल्यूशनरी, इफ द टेक्नोलॉजी इज रेवोल्यूशनरी, देन द कल्चर शुड रेस्पेक्ट द टेक्नोलॉजी बाय अडॉप्टिंग इट। तो यहाँ पे दो इसके आयाम है, टेक्नोलॉजी
should respect the culture and culture should respect technology. This is very important. तो हमने ये वाला भी आयाम डिस्कस किया, डायमेंशन डिस्कस किया, जहाँ पे कि इंटरप्ले ऑफ कल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। तो बेसिकली वी आर एनालाइजिंग द रोल ऑफ कल्चर एंड टेक्नोलॉजी इन शेपिंग द कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो उसमें हमने सब बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशंस डिस्कस किए। द रोल ऑफ कल्चर, सबसे पहले देखा कि कल्चर होता क्या है, टेक्नोलॉजी होता क्या है, रोल ऑफ कल्चर, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द ह्यूमन इवोल्यूशन एंड द इंटरप्ले, हाउ द कल्चर एंड टेक्नोलॉजी दे आर इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, द इंटरप्ले, उसको भी हमने अच्छे से डिस्कस किया। अब हम इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। तो साथियों, आज हमने बहुत ही एक अच्छा डिस्कशन किया, जहाँ पे कि हमने ये देखा कि जो कल्चर है, कल्चर ने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन दी ह्यूमन एवोल्यूशन, जहाँ पे कि कल्चर की वजह से वी सॉ दैट ये जो पॉपुलेशन है इट गॉट डाइसेक्टेड इनटू सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, इट गॉट डाइसेक्टेड इनटू कम्युनिटीज, जहाँ पे कि हर एक कम्युनिटी अपने हिसाब से, लाइक उनके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से कुछ ट्रेडिशंस कस्टम्स का वो फॉलो कर रही है, वो रिचुअल्स का फॉलो कर रही है, रीति रिवाज वो निभा रही है, उनके कुछ उनका लाइफस्टाइल है, अलग अलग कम्युनिटीज का जीने का तरीका अलग अलग है, उनका खाने का तरीका अलग अलग है ना, उनके कपड़े पहनने का तरीका, रहने का तरीका, द फेस्टिवल्स दे आर सेलिब्रेटिंग, एवरीथिंग इज डिफरेंट। सो दिस सोशल ऑर्गेनाइजेशन वी हैड बिकॉज ऑफ द कल्चर। एंड ऑल्सो हमने ये देखा कि ये जो कल्चर है, ये इंटरजेनरेशनल जो नॉलेज है, इट इज बीन ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, नॉलेज ट्रांसमिशन। तो नॉलेज ट्रांसमिशन में बेसिकली है क्या कि जो भी एक कम्युनिटी कल्चर फॉलो कर रही है, फिर उस कम्युनिटी के जो नेक्स्ट जनरेशन के लोग हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी सेम उनका लाइफस्टाइल है, उनका सोशल बिहेवियर इट इज सेम, एंड वो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, फिर उनके बच्चे इस तरीके से आज इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में हम जो भी सोशल बिहेवियर देखते हैं किसी भी कम्युनिटी का, जहाँ पे कि वो कम्युनिटी कुछ स्पेशल बिलीफ सिस्टम को होल्ड करती है और वो कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करती है, उसका जो बीज है, उसका जो ओरिजिन है, इट इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो, जहाँ पे कि वो ट्रांसमिट होता होता इतना आगे बढ़ा, एंड इट ऑल्सो लेड टू इनोवेशन। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी का भी बहुत ही बड़ा एक रोल है इन द ह्यूमन इवोल्यूशन, जहाँ पे कि टेक्नोलॉजी हैज प्लेड अ रोल इन एक्सटेंडिंग द ह्यूमन कैपेबिलिटीज। आज टेक्नोलॉजी की वजह से हम उड़ सकते हैं, लाइक एरोप्लेन में बैठ के हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, हम कहीं से भी बैठ के कहीं भी बात कर सकते हैं, और हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी चीजें कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। एडवांस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स आ गए, कम्युनिकेशन सिस्टम्स आ गए, इतनी चीजें आ गई। और अब तो 21st सेंचुरी में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई की बात करते हैं, हम लोग डेटा साइंस की बात करते हैं। तो टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग। तो टेक्नोलॉजी हैज एनेबल्ड द इट हेल्प ह्यूमंस इन एक्सटेंडिंग देयर कैपेबिलिटीज। टेक्नोलॉजी हैज हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहाँ पे कि ट्रेड, हम नए नए ट्रेड सिस्टम्स बना पाए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को एक बूस्ट मिला बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। एंड इसके साथ साथ सोशल डेवलपमेंट भी हुआ, जहाँ पे कि एजुकेशन इवॉल्व हुआ, हेल्थ केयर, मेडिकल साइंस आपका इवॉल्व हुआ, एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल एक्सचेंजेस। एंड डेफिनेटली हमने ये भी देखा कि कैसे कल्चर एंड टेक्नोलॉजी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, दे आर इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, जहाँ पे कि कल्चर किसी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को रोक सकता है, एंड टेक्नोलॉजी किसी भी कल्चर को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो जहाँ पे हमने एक बहुत सीरियस मुद्दा भी डिस्कस किया कि कैसे 21st सेंचुरी की जो टेक्नोलॉजी है, जो ब्रॉडकास्टिंग है, जो डिजिटल कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो कैसे जो जेन जी, जो आने वाली जनरेशन है, उसको वो पूरी तरीके से गुमराह कर रही है। क्योंकि जो भी हमारे आने वाली जनरेशन है, वो जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें जो भी हमारे कल्चरल वैल्यूज हैं वो उसमें नहीं है। सो जो जो क्या कहते हैं यंग जनरेशन है, वो गुमराह हो रही है, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग देयर कल्चर। एंड इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि पहले जो हम लोग
रिचुअल्स फॉलो करते थे, ट्रेडिशंस फॉलो करते थे। आजकल की जनरेशन कहती है कि ये क्या आप अंधभक्ति कर रहे हैं या अंधविश्वास, है ना, ऐसी ऐसी चीजें हो गई। नॉनवेज खाना तो एक कॉमन ट्रेंड बन गया, एंड और भी लाइक बहुत सारी चीजें हो गई। आजकल लोग ओपन रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स आजकल रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं, बैड हैबिट्स में लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जो भी धर्म है ना, धर्म धर्म पूरा का पूरा भ्रष्ट हो गया। तो ये सब चीजें अपने को बहुत केयरफुल रहना है ना। वी हैव टू लाइक प्रिजर्व अवर कल्चरल हेरिटेज। तो ये सारे चैलेंजेस हैं अभी हमारे सामने, जिसमें कि हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी आज के युग में कल्चर को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रही है। तो हमने काफी अच्छे से सब डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा, जहाँ पे कि आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी, काफी कुछ नए नए आयाम आपको पता चले होंगे कि कैसे कल्चर ने ह्यूमन एवोल्यूशन में रोल प्ले किया। ये एक काफी इंटरेस्टिंग डायमेंशन जरूर आपको इस लेक्चर में मिला होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो डू लाइक दिस लेक्चर। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने सर्कल में, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। एंड आप यू कैन कमेंट मी, अगर आपको कुछ भी डिस्कस करना है तो यू कैन लाइक कमेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।